क्या इंडिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी अब डूबने वाली है या फिर बनेगी ये इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा टर्न अराउंड? ओला इलेक्ट्रिक की चर्चा काफी जोरों पर है। Ola Electric has laid off close to 1,500 employees in its second round of job cuts in 6 months. It's a weak set of numbers that Ola Electric has presented for Q3 FY26. If you talk about revenue, it is half. Well, Bhavesh Agarwal, the famed co-founder of Ola Electric, has sold his shares at a 53% discount to the IPO issue price of 76. ओला इलेक्ट्रिक एक ऐसी कंपनी जिसने ईवी मार्केट में आग लगा दी थी और आज उसका स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से लगभग 66% नीचे क्रैश हो चुका है और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 80% नीचे ट्रेड कर रहा है। शोरूम के बाहर कस्टमर परेशान है और मार्केट शेयर 30% से गिरकर अब से 12% पे आ चुका है। लेकिन रुको, इसी क्रैश के बीच में ओला ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 34.3% का ग्रॉस मार्जिन हिट किया है। तो ये जादू कैसे हुआ, इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट एनालिसिस ऑन ओला इलेक्ट्रिक। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। तो इन्वेस्टर्स, आप में से काफी लोगों ने अभी रिसेंट टाइम में देखा होगा कि ओला का स्टॉक एक ही महीने में बहुत ज्यादा शूटअप कर गया। बट ये इसलिए नहीं हुआ है कि ये स्टॉक अचानक से बहुत अच्छा हो चुका है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि स्टॉक का प्राइस पहले ही इतना कम था कि अभी थोड़ा बहुत भी रिकवरी आता है तो परसेंटेज में बहुत ज्यादा दिखती है। लेकिन अगर शुरू से लेकर अभी तक देखोगे तो स्टॉक में भारी गिरावट अभी भी एक्सपीरियंस करने मिल रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी एनालिसिस वीडियो को 3 सेगमेंट में डिवाइड करता हूं। बेसिकली स्टॉक एनालिसिस वीडियो को, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं कि भाई कंपनी पैसे कैसे कमाती है, उसका ऑपरेशंस कैसा है। सेकेंडली फिर इसके बाद हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, देख लेते हैं कि बैलेंस शीट कैसी है, ओवरऑल कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट क्या बोलता है और वैल्यूएशन कैसे है। एंड फाइनली इसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस एनालिसिस ऑफ ओला। आज ओला का स्टॉक उसके स्कूटर से भी ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा है और Q3 FY26 के रिजल्ट्स काफी शॉकिंग आए। कंपनी का रेवेन्यू सीधा 55% गिरकर सिर्फ 470 करोड़ रह गया और नेट लॉसेस अभी 480 करोड़ को पार कर चुके हैं। ऊपर से इनकी गाड़ियां बिक नहीं रही है और डिलीवरी वॉल्यूम में 61% की गिरावट देखने मिली है। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इसका सबसे बड़ा और क्लियर रीजन है सर्विस और ट्रस्ट। लोग हार्डवेयर टूटने, एक्सेलरेटर अटक जाने और सर्विस सेंटर में गाड़ियां हफ्तों तक पड़ी रहने की शिकायत कर रहे हैं और इसी मौके का फायदा उठाया है लेगेसी प्लेयर्स ने। टीवीएस iQube और बजाज चेतक जैसे सॉलिड और रिलायबल गाड़ियों ने ओला का मार्केट शेयर एग्रेसिवली छीन लिया है और प्रीमियम सेगमेंट को एथर कैप्चर कर रहा है। साथ ही एक और खतरा है, गवर्नमेंट की पीएम ई ड्राइव सब्सिडी अब 1.5 लाख तक की ईवीज पर घटकर सिर्फ 2500 रुपए किलोवाट आवर हो गई है और ये भी सिर्फ जुलाई 2026 तक के ही चलेगी। इसका मतलब आगे चलकर स्कूटर्स और महंगे हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ इतना बुरा है तो ये कंपनी चल कैसे रही है। यहाँ आती है भावेश अग्रवाल की वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। ओला सिर्फ स्कूटर असेंबली नहीं करता है, उन्होंने अपने तमिलनाडु की गीगा फैक्ट्री में खुद से 4680 भारत सेल्स यानी कि बैटरीज बनाना शुरू कर दिया है और यहाँ तक अपने गाड़ियों में लगाना भी शुरू कर दिया है। मतलब बाहरी सप्लायर्स को मार्जिन देना बंद। इसके वजह से भले ही सेल्स कम हुई हो पर गाड़ी पर उनकी बचत बहुत बढ़ गई है। इसीलिए ओला ने 34.3% का माइंड ब्लोइंग ग्रॉस मार्जिन रिपोर्ट किया है। फिक्स कॉस्ट और एक्सपेंसेस को उन्होंने 840 करोड़ से घटाकर सीधा 480 करोड़ पर ला दिया है। ओला को अब अपने लॉसेस रोकने के लिए हर महीने 15,000 गाड़ियां बेचनी पड़ेगी। अब क्या वो ये अचीव कर पाते हैं या नहीं वो तो हमें अगले क्वार्टरली रिपोर्ट में दिख ही जाएगा, लेकिन इतना तो क्लियर है कि ओला को समझ गया कि उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। उन्होंने अपना एम्बिशियस इलेक्ट्रिक कार का प्रोजेक्ट होल्ड कर दिया है ताकि और कैश बर्न ना हो और अब उनका फोकस 3 मेन चीजों पे है। हाइपर सर्विस, जहां ओला ने 1000 नए टेक्नीशियंस हायर किए हैं और क्लेम कर रहे हैं कि 80% से ज्यादा प्रॉब्लम सेम डे ही सॉल्व हो जाएगी और कंपनी क्लेम करती है कि इनका बैकलॉग आधा हो चुका है। क्या आपके नजदीकी ओला सर्विस स्टेशन के सामने अभी भी गाड़ियां पार्क्ड है? मुझे कमेंट से बताना। दूसरा कंपनी का फोकस है ओला रोडस्टर बाइक्स, 75,000 रुपए से शुरू होने वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स जिनकी डिलीवरी बहुत ही जल्द एक्सपेक्ट की जा रही है। एंड तीसरा कंपनी का फोकस है ओला BESS। ये उनका सबसे बड़ा न्यू गेम है। आपने मेरे पावर सेक्टर के वीडियो में भी देखा होगा कि बैटरी स्टोरेज जो है वो इंडिया के लिए एक चोक पॉइंट है। बेसिकली इंडिया जितनी रिन्यूएबल एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहा है उसे स्टोर भी करना पड़ता है और क्योंकि ओला के पास ऑलरेडी गीगा फैक्ट्री और गीगा फैक्ट्री टेक्नोलॉजी है तो ओला अब इस सेगमेंट में भी एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे एक्साइड, लुमिनस और एमेरॉन जैसे प्लेयर्स से कंपटीशन कर रहा है। तो क्या इसका बिजनेस एनालिसिस समझने के बाद में हमें इसमें एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं आपको सबसे सिंपल चीज बताऊंगा कि द नंबर्स डोंट लाई। फंडामेंटल्स में मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ ये, बट एज पर द बिजनेस एनालिसिस आई होप आप यही समझ चुके हो कि कंपनी अभी भी अपने बिजनेस मॉडल को लेकर डिस्कवरी फेज में है और बिजनेस पर्सपेक्टिव से कंपनी की रेपुटेशन आज भी अच्छी नहीं है और क्योंकि रेपुटेशन पहले खराब हुई थी तो अब नए सेल्स को, जो कि 15,000 यूनिट्स पर मंथ का इनका टारगेट है, उसे अचीव करने में चैलेंज तो आएगा। प्लस आई ऑल्सो बिलीव कि कंपनी की PR टीम अभी अच्छा काम नहीं कर रही है। तो आगे के समय में हमें ये पता चलेगा कि क्या कंपनी एक्चुअली अपने टारगेट्स को अचीव कर पाती है। चलिए फंडामेंटल्स देख लेते हैं ताकि हम नंबर्स के ऊपर में स्पेसिफिकली एनालिसिस कर पाए। तो अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखते हो तो ये भी फिलहाल एक स्मॉल कैप
कैप कैटेगरी की कंपनी बन के आती है जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें बताता है कि कंपनी जितना पैसा अपने बिजनेस पे लगाती है उसके एक्सचेंज में वो कितना रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। तो मतलब अगर ओला 100 रुपए का काम करती है तो उसमें से 28 रुपए का घाटा करके लाती है। सो दिस इज नॉट गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका नेगेटिव है। सो फंडामेंटली इट डजंट सीम वेरी गुड। अब कंपनी जो पैसा नहीं बनाती है उसके ऊपर में भी डेट है, तो आइडियली जीरो डेट होती तो अच्छी बात होती, पर एज पर द इक्विटी वैल्यूएशन डेट 1 से कम है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं ज्यादा कंपनी को बीट डाउन नहीं करूंगा। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था, बिजनेस एनालिसिस में भी बताया था कि भाई सेल्स ग्रोथ है ही नहीं। ग्रोथ क्या है, इनफैक्ट डी ग्रो कर रही है कंपनी की सेल्स। मार्केट शेयर भी लूज किया है कंपनी ने, आपने ये भी मुझसे सुना है। सो ओवरऑल ऐसे फंडामेंटल्स तो अच्छे नहीं दिख रहे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू भी ऑल टाइम हाई पे नहीं है। अब जनरली जब मैं एनालिसिस वीडियो बनाता हूं तो आपने ये देखा होगा कि मैं हमेशा ये चेक करता हूं कि कंपनी का ओवरऑल धंधा कैसा चल रहा है। जितना पिछले साल बेचा था क्या उससे ज्यादा बेच पा रही है? एंड आंसर इज नो, नहीं बेच पा रही है। सेकेंडली अगर आप नेट इनकम की बात करोगे तो है ही नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी है, 2200 करोड़ के का लॉस बना रही है कंपनी। सो कई बार ना यही होता है, जो न्यू एज स्टार्टअप्स होते हैं ना, हम उनको बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत हवा बना देते हैं उनकी कि भाई देखो ये नया एंटरप्रेन्योर आया है, शार्क टैंक पे बैठ रहा है या बड़ी बड़ी कोई भी जगह पे बैठ रहा है, बड़े पॉडकास्ट दे रहा है। भाई देखो पैसे स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेसेस आर ट्रेडेड। आपका बिजनेस अच्छा कैसे हुआ अगर आप कभी ही प्रॉफिट नहीं बनाया हो? लिटरली सिंस आईपीओ कंपनी ने आज तक कभी प्रॉफिट बनाया ही नहीं है। इन्वेस्टर का पैसा जलाए जा रहे हैं ये। आइडियली क्या होता है कि आप पहले अच्छा एक बिजनेस बना लो, फिर आईपीओ मारो और फिर दो इन्वेस्टर्स को फायदा। यहाँ पे तो बेसिकली खुद पैसा नहीं बना पा रहे थे तो इन्वेस्टर से और पैसा ले रहे, होपिंग कि हम आगे चल के पैसा बना पाए। तो फंडामेंटली देखो, आई होप आपको मेरे टोन से समझ जा रहा होगा कि दिस इज स्टिल नॉट अ गुड कंपनी। मैं थोड़ा सा और इसको आपको एनालिसिस बताता हूं। अगर आपके इन्वेस्टर होल्डिंग टैब देखो ना इसमें, तो यू विल क्लियरली सी कि मोस्ट ऑफ द ओनरशिप या मोस्ट ऑफ द स्टॉक आर बीन हेल्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। ना एफआईआई को इंटरेस्ट है, ना डीआईआई को इंटरेस्ट है। नन ऑफ देम आर एक्चुअली इवन होल्डिंग 10% ऑफ द कंपनी। इनफैक्ट प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे तो 36 या 37% से घट के अभी 34-35% पे आ गई है। सो व्हेन एवरीवन एल्स इज सेलिंग द स्टॉक, देन व्हाई आर रिटेल इन्वेस्टर्स बाइंग? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई स्टॉक का प्राइस बहुत छोटा है तो बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बट फंडामेंटल्स जब सपोर्ट नहीं कर रहे तो आइडियली ऐसे कंपनीज अच्छी नहीं होती है। फिर से मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे एक बार आके आपको ये चीज दिखाता हूं। देखो कैसे कंपनी की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, कैसे कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है। प्रॉफिट तो है ही नहीं, मतलब जितने लॉसेस थे वो और बढ़ते जा रहे हैं। सो क्लियरली ओला फंडामेंटली इज नॉट अ गुड कंपनी एज ऑफ टुडे। बट फिर भी एक बार इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये रहा ओला का बढ़िया सा चार्ट। ये मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम की एक पिक्चर समझ में आए। देखिए आईपीओ यहाँ पे हुआ था। आईपीओ के समय पे कंपनी का स्टॉक बहुत ऊपर भाग गया था। अगर आप देखोगे तो लिस्टिंग प्राइस से एक ही महीने में इन्वेस्टर्स को 100% तक के रिटर्न्स देखने मिले थे। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा। और जितने भी लोगों ने फोमो में ऊपर बाय किया था उनका तो पूरी तरह से कैपिटल लिटरली जीरो ही हो गए उनके पैसे, राइट? अगर आप देखोगे 80% का करेक्शन अपने टॉप से लेके आज के तारीख पे अगर आप देखोगे तो कंपनी 70% डाउन है और अपने वर्स्ट पॉइंट पे 86% डाउन थी। मतलब अगर आप 100 रुपए लगाते तो 14 रुपए बचते। एफएनओ वालों का इतना बुरा हाल नहीं होता है। तो बट स्टिल सो टेक्निकल्स के बेसिस पे अभी भी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। देखिए लोअर लो लोअर हाई, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं इसको। देखिए ये आपका हाईएस्ट पॉइंट था, यहां से एक लोअर लो बना, लोअर हाई। तो पहले भी ऐसा हुआ है कि स्टॉक थोड़ा ऊपर गया था और फिर ये लोअर लो बना के अभी लोअर हाई के फेज में है। तो स्टॉक में एक्चुअली अच्छा सिनेरियो कब देखने मिलेगा? जब ये 72 का प्राइस के ऊपर में क्लोजिंग दे दे। इसे रिवर्सल कहते हैं। देखिए रिवर्सल आने पे भी ये स्टॉक कब अच्छा कंसीडर करना है आपको? जब फंडामेंटल्स इंप्रूव हो जाए। फंडामेंटल्स ही अच्छे नहीं है तो रिवर्सल आने पे विल यू स्टिल कंसीडर इट और नॉट, दैट विल बी योर पर्सनल कॉल। बट आइडियली ऐसे स्टॉक्स में काम नहीं करना चाहिए जो जिनका खुद का बिजनेस ही पैसे बनाना नहीं जानता। अगर अब मैं थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आऊं तो देखिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा सा मतलब एक्साइट हो जाते हैं। देखिए इनफैक्ट हमें यहाँ पे एक और रिवर्सल लेवल भी देखने मिलेगा। अच्छा हो गया हमने टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया है। सो देखो अभी हाल ही में स्टॉक ने 80% की रिकवरी दिखाई है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि भाई क्या ये स्टॉक में अभी वापस पोटेंशियल बनती है? बट देखो अभी भी रिवर्सल नहीं आया है। अ शॉर्टर टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग रिवर्सल विल बी कंसिडर्ड ओनली अबव 46। तो बेसिकली 46 के ऊपर में अगर स्टॉक क्लोज करता है तो आप बोलोगे कि हाँ भाई स्टॉक में एक रिवर्सल आया है, फिर आप इस पे बाय द डिप्स कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जनरल में इन्वेस्टर कम्युनिटी को एक सजेशन देना चाहूंगा कि आपको ऐसे फोमो कंपनीज में काम नहीं करना चाहिए जो खुद का ही बिजनेस अभी बना रहे हैं। उन्हें खुद को नहीं पता कि वो आगे चल के पैसे कैसे कमाएंगे, क्या उनको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, प्लस क्या उनके कॉम्पिटिटर एक्चुअली उन्हें सर्वाइव करने देंगे। अब देखो मैंने स्क्रीन पे आपके सामने एथर एनर्जी के फंडामेंटल्स खोल के रखे। तो देखो लॉस तो एथर भी बना रहा है, 600 करोड़ का लॉस इसका भी हुआ है, बट कम से कम सेल्स ग्रोथ तो है। बेसिकली मार्केट में इसका प्रोडक्ट बिक तो रहा है, आगे चल के सेल्स आएगी, मार्जिन बढ़ा लेंगे, थोड़ा प्राइस बढ़ा देंगे या कोई ना कोई कारण से अपना प्रॉफिट लाने की पोटेंशियल तो तभी आएगी ना जब आपके नंबर्स बढ़ रहे हो। देखो चालू किया था तो 35 करोड़ की सेलिंग करी थी, 80 करोड़, 400 करोड़ और लेते लेते आज 3000 करोड़ के सेल्स पार कर गए। सेल्स ग्रो होना ये एक पॉजिटिव साइन होता है। देखो कंपनी लॉस बनाती है, इट्स ओके। जोमैटो जैसे स्टॉक्स भी कभी लाइक अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न दिए उन स्टॉक्स ने, बट जोमैटो भी एक समय पे लॉसेस बनाता था, बट एटलीस्ट उस पूरे ड्यूरेशन में उसके सेल्स तो बढ़ रहे थे, कस्टमर्स को प्रोडक्ट और सर्विस
सर्विस पसंद तो आ रही थी, जस्ट लाइक एथर, बट ऑन दी अदर हैंड व्हेन यू स्पीक अबाउट ओला तो ये सिनेरियो नहीं है। सो माय फाइनल वर्डिक्ट ऑन ओला वुड बी कि आप एटलीस्ट 3 चीजें इसमें चेक करो। सबसे बेसिक एनालिसिस रहेगा कि प्राइस एक्शन रिवर्सल आने दो, जिसके लिए मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए। आई होप आपने उन्हें मार्क कर दिया होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखनी है कि क्या इस कंपनी का सर्विस सेंटर्स और क्या इस कंपनी का रेपुटेशन एक्चुअली इंप्रूव हो रहा है। इफ यू सी दैट हैपनिंग देन आप एक रिस्क ले सकते हो। एंड द थर्ड चेक दैट यू नीड टू डू इज कि भाई सेल्स ग्रोथ आनी चाहिए एंड मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए। देखिए ओला इस समय पे आई सबसे पहले थी और मार्केट बनाया भी उसने, लेकिन पूरा मार्केट खो भी दिया उसने। और यही है ऑटो सेक्टर की कहानी। ऑटो सेगमेंट में कोई नया प्लेयर अगर आता है ना, देखो क्या है, बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज के पास फैक्ट्री असेंबली लाइन पहले से है, मार्केट रेपुटेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अगर कोई बाहर का प्लेयर आता है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसे 2 चीजें लगेगी। एक तो बहुत धांसू प्रोडक्ट, ओला के पास वो नहीं था, और सेकेंडली बहुत ज्यादा पैसा, जो कि अगेन ओला के पास नहीं है। बेसिकली इट कैन नॉट कम्पीट विद टीवीएस, हीरो मोटो एंड बजाज, राइट, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको ये 3 फैक्टर चेक करने के बाद में ऐसे स्टॉक को कंसीडर करना चाहिए। इनफैक्ट एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं आपको एक चीज बता दूं, व्हाई डू यू वांट टू टेक रिस्क इन लॉस मेकिंग कंपनीज कभी भी, राइट। आपके पोर्टफोलियो में ले दे के आपको 25-30 स्टॉक्स ही रखने हैं, जो कि अपर एंड पे हो गए, एकदम मैक्सिमम 25-30 स्टॉक आपको रखने हैं। तो उसमें प्रॉफिटेबल कंपनीज पे फोकस करो, हाई सेल्स ग्रोथ वाली कंपनीज पे फोकस करो। कुछ अच्छे कंपनीज को कैसे ढूंढना ये मैंने इस वीडियो में सिखाया भी है, आप उसे देख के उन कंपनीज के ऊपर में फोकस कर सकते हो जो जेन्युइनली अपने बिजनेस को रन करना भी जानती है और बिजनेस को ग्रो करना भी जानती है। इन शॉर्ट ये स्टॉक तो मेरे वॉच लिस्ट का पार्ट भी नहीं है, बिकॉज कमेंट सेक्शन में लोग मुझे इसका एनालिसिस मांग रहे थे, दैट इज व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो। बट लेकिन एनालिसिस में मैं कोई बायसनेस नहीं शो कर सकता। आई होप आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। अगला एनालिसिस कौन से स्टॉक पे करना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।